दोस्तों, हर किसी को पता है, हर किसी के टंग पर ये टर्म है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी एकदम नोन हो आप इम्यूनिटी से कि बॉडी की पैथोजन से फाइट करने की जो एबिलिटी है, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर था बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इम्यूनिटी के अंदर। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का मतलब जो आपको बाय बर्थ गॉड गिफ्ट मिली है, वो आपको इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, और एक्वायर्ड जो आप एटमॉस्फेयर में आकर के एक्वायर करते हो। एटमॉस्फेयर का मतलब है नेचर में आकर के एक्वायर करते हो, वैक्सीन के थ्रू एक्वायर करते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, या आप मदर के थ्रू एक्वायर करते हो लाइक प्लेसेंटा, या आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पर ठीक है इन्फेक्शन के थ्रू एक्वायर करते हो, इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट और एक्वायर्ड 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इन 2 टाइप की इम्यूनिटी को हमने 3 लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, जो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है सबके लिए कॉमन है। ठीक है, जबकि जो मैंने बताया था एक्वायर्ड वो स्पेसिफिक है। कोरोना के लिए अगर इम्यूनिटी होगी तो कोरोना पे ही काम करेगी। ठीक है, यानी जिसके लिए बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसी के लिए काम करेगी। जो आज हम क्लियर करने वाले हैं कि चक्कर क्या है, क्या डेवलप होगी, इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं, वो सारी मैकेनिज्म आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस पैथोजन के लिए डेवलप होगी वो पर्टिकुलर पैथोजन पे ही वर्क करेगी, वो स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, तो यहां हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड में डिवाइड किया, और आज हम जो ये स्टार्ट करने वाले हैं एक्वायर्ड, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों ही कैसे हैं बेटा, आप बोलोगे नॉन स्पेसिफिक हैं, पर फर्स्ट एक्सटर्नल है और सेकंड इंटरनल है, ये डिफरेंस आ गया। थर्ड स्पेसिफिक है पर ऑल्सो इंटरनल। ठीक है, ये इस पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब एनाटॉमिकल, यानी स्किन हो गई एक तो आपकी डेड स्किन, और एक म्यूकस की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन हो गई, दोनों फिजिकल बैरियर में आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी इंटरेक्शन, सीक्रेशन। अब सीक्रेशन में आप समझ गए भाई, आईज डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो टीयर सीक्रेशन, सलाइवा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ठीक है, तो सलाइवरी सीक्रेशन, सलाइवरी का सीक्रेशन। और आपका जो HCl भरा हुआ है स्टमक के अंदर, इट इज ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्लियर था बिल्कुल। अब बात आती है भाई, फिजिकल बैरियर क्लियर हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्लियर हो गए। ठीक है, दोनों किसमें इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अलग कर दो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बस इतना है, ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, इनेट में इंक्लूडेड है। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल की जगह क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो उसमें एग्जांपल क्या क्या याद रखने हैं, एक तो साइटोकाइन बैरियर याद रखो, जो मैं आज कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा 3 मैं करा चुका हूं, सेलुलर बैरियर करा दिया मैंने, ठीक है, इन्फ्लामेटरी करा दिया मैंने, फीवर करा दिया मैंने। ठीक है, जिसमें सेलुलर बैरियर ने बताया था वो कौन से सेल हैं जो नॉन स्पेसिफिकली किसी भी टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, आप समझ गए होगे। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल और नॉन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल्स की बात करते हैं तो हमने 2 टाइप के बताए थे, जो ब्लड में होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, और ठीक है मोनोसाइट्स होते हैं, और जो टिश्यूज में होते हैं वो मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, तो ये फैगोसाइटिक सेल्स हो गए। ठीक है, और नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में क्या याद रखना है आपको, नेचुरल किलर सेल, जो एक्चुअल में वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी इस समय कोरोना के टाइम पर यही एक्टिव होते हैं, और कैंसर सेल के अगेंस्ट काम करने का काम करते हैं, बेहतरीन सेल है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर बैरियर। तो सेल आपको याद रखना है, इसमें PMNL या PMNC भी बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर एकदम क्लियर थे, अलग कर देते हैं। अब सेलुलर बैरियर के बाद हमने बात की थी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन कोई एलर्जी नहीं है। इन्फ्लामेशन समझ रहे हो ना, एक बॉडी डिफेंस का सिस्टम है। जब भी आपके टिश्यूज में इंजरी होती है, समझना, कई बच्चे समझते हैं कि हिस्टामाइन निकला, हिस्टामाइन तो एलर्जी करता है, मास्ट सेल तो एलर्जी कॉजिंग होते हैं, तो इन्फ्लामेशन क्या एलर्जी की वजह से होता है ना बेटा, इन्फ्लामेशन एलर्जी की वजह से नहीं होता। ठीक है, इन्फ्लामेशन तो एक बॉडी डिफेंस सिस्टम है। जब भी आपके टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो इन इंजर्ड टिश्यू को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने के लिए उस रीजन में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे रिपेयर सिस्टम आपका फास्ट हो पाए। क्यों, तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, हिस्टामाइन वहां के वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म बेहतरीन हो पाती है, क्योंकि वहां ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है।
और जो भी रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, ब्लड में होंगे, इसलिए ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा और प्रॉपर ब्लड रिपेयर होगा, सॉरी प्रॉपर टिश्यू जो इंजर्ड हो गए वो रिपेयर होंगे थ्रू उन सब सब्सटेंस के। तो इतना तो क्लियर था, ठीक है। तो ये कोई समझ रहे हो ना, कह सकते हो एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये बॉडी रिपेयर करने की मैकेनिज्म है। पर इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहे हैं, ठीक है, आप बोलोगे हिस्टामाइन पूरी में। पर अगर हिस्टामाइन बेवजह निकलना चालू हो जाए विदाउट एनी इंजरी, उसको एलर्जी कहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी हिस्टामिन होता है, बट वो अलग कंसेप्ट है, अलग समझाएंगे उसको। अब मैंने मैकेनिज्म बताया कि सबसे पहले क्या हुई, जैसे मानो स्किन रप्चर हुई है, एग्जांपल दिया मैंने, तो ये टिश्यू में क्या होगी, इंजरी, इंजर्ड टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके क्या काम करेगा, एक तो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, पूरी मैकेनिज्म उसकी, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन काइनिन वाली मैकेनिज्म पूरी, उसको डिटेल में नहीं जाना, वो आप आगे पढ़ोगे एमबीबीएस में, ठीक है। बस ना समझो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं, भाई रिलीज करो हिस्टामाइन, तो मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन उस रीजन में वेसल्स को डायलेट करना चालू कर देता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे बेटा, जब ब्लड वेसल्स में डायलेशन होगा तो इंटरनल जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसमें से वो कहां ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, आप बोलोगे बाहर के टिश्यूज में, जिससे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगी, क्योंकि वेसल्स डायलेट करेंगे, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, वहां पर रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी आएगी, क्योंकि पोर साइज बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, उस रीजन में ब्लड का फ्लो धीमा हो जाएगा, क्योंकि डायलेशन हो गया। धीमा होने से जो ब्लड वेसल्स में जो WBC थे वो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे उस वॉल से अटैच एडहरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब अटैचमेंट होगा, जब WBC का अटैचमेंट होगा वहां पर, तो वहां पोर से धीरे से खिसक के कहां पहुंचेंगे, वो अंदर, ठीक है। और अंदर होते हुए कीमोटैक्सिक का मतलब है उधर बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे और एक अमीवाइडल मूवमेंट करते हुए, इसको डायएपेडिसिस बोलते हैं, अमीवाइडल मूवमेंट करते हुए नियर द WBC पहुंचेंगे और फाइट होगी दोनों के बीच में, ठीक है। घमासान होगा, युद्ध होगा, फाइट होगी, इधर भी लाश है उधर भी लाश है, ठीक है। मेरी डेड बॉडी, और डेड बॉडी जो समझ लो बनती है तो उसका बनता है पस, डेंजरस मटेरियल, ठीक है। तो समझ में आया होगा, फाइटिंग होगी, डेड बॉडीज होंगे, बैक्टीरिया की भी डेड बॉडीज होंगे, डेड बॉडीज का मतलब है डेथ, बैक्टीरिया की भी डेथ होगी और ठीक है WBC की भी होगी। भाई ऐसा थोड़ी ना हीरो है कोई, ठीक है, हीरो है कि भाई दिखा रहे मूवीज में, इंडियन मूवीज में दिखाते हैं भाई हीरो, ठीक है, समझ रहे कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इधर की भी डेथ होगी उधर की भी होगी, तो पस बनेगा, पस इज द डेड मटेरियल ऑफ, समझ रहे हो, WBC एंड बैक्टीरिया। तो ये पूरा इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म हो गया, जिसमें टिश्यू भी रिपेयर हो रहे हैं, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। पर स्वेलिंग, रेडनेस, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये कॉमन सिम्टम है इसके, ठीक है। और हीटिंग, क्योंकि वहां हीट जनरेट होती है, जहां पर इतना कुछ हो रहा है तो हीट तो जनरेट होगी ना, ठीक है। भाई मरम्मत चल रही है, तोड़ फोड़, समझ, जो टूट फूट गया उसकी मरम्मत चल रही है, ठीक है, फाइटिंग भी चल रही है, तो हीट तो जनरेट होगी ही होगी, ठीक है। तो ये बेसिक पूरा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर फीवर बताया था मैंने, भाई फीवर भी कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो उसकी समझना मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर, या बॉडी के अंदर आंखें लगी हुई हैं, हाइपोथैलेमस कब देखता है, अच्छा तुम आ गए, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना। जब भी पैथोजन एंटर करते हैं तो पैथोजन कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, लाइक टॉक्सिन्स, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं, पर यहाँ एक्सोटॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स क्या है, एक तरीके से पायरोजन है। पायरोजन कौन होते हैं, जो भाई कह सकते हो पायरोजन जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वो पायरोजन है। इधर WBC भी कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज पायरोजन। अगर बॉडी के अंदर इंटरल्यूकिन फर्स्ट अमाउंट बढ़ रहा है और टॉक्सिन अमाउंट बढ़ रहा है, तो इज इंडिकेटर, किसका इंडिकेटर है भाई, इट इज अ इंडिकेटर, किसका इंडिकेटर है भाई, पायरोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। और पायरोजन क्या काम करने वाले हैं, ये पायरोजन हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करने वाले हैं, भाई टेम्परेचर बढ़ाओ, टाइम आ गया। हाइपोथैलेमस कहता है भाई ठीक है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि पैथोजन का अटैक हुआ है, इनको इनकी ग्रोथ को सप्रेस करना है। तो हाइपोथैलेमस तो थर्मोस्टेट है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितना
माइक्रोबियल लोड ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हो जाएगा। जब तक माइक्रोब शांत नहीं होंगे टेम्परेचर बढ़ के रहेगा, जब माइक्रोब शांत हो जाएंगे टेम्परेचर भी शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी माइक्रोब ज्यादा होंगे तो पायरोजन ज्यादा होंगे, पायरोजन ज्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब माइक्रोब कम होना चालू हो जाएंगे, पायरोजन कम होना चालू हो जाएंगे, टेम्परेचर भी कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स क्या करता है, एंटीपायरेटिक ड्रग लिख देते हैं। ठीक है, लाइक पैरासीटामोल, आप उसको खा लेते हो तो टेम्परेचर, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो जहां टॉक्सिन या पायरोजन बाइंड हो रहे थे वहां ये एंटीपायरेटिक ड्रग बाइंड हो जाती है और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। अब आप कहोगे ये तो आप गलत कर रहे हो ना, नो डाउट आप गलत कर रहे हो। और आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो नेचुरल मैकेनिज्म को कम, आप कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। पर साइंस डेवलप हो चुकी है, तो साइंस कहती है भाई हम पायरोजन समझ एंटीबायोटिक ड्रग खा लेते हैं पर साथ में हम एंटीबायोटिक भी खाते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक नहीं खाते हो तो दो तरीके हैं, एक तो बॉडी खुद क्या करेगी, उसको किल करने का काम करेगी अगर बैक्टीरिया है। वायरस के केस में भी बॉडी खुद ही किल करती है, कैसे करती है मैं समझाने वाला हूं आज। ठीक है, पर कभी कभी समझना मेरी बात, अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप साथ में बैक्टीरिया के केस में एंटीबायोटिक भी खाते हो। ठीक है, वायरस के केस में कोई ड्रग ऐसी नहीं आती जो एंटी वायरल होती है, क्योंकि वायरस को किल करने का काम खुद अपनी बॉडी करती है, क्योंकि वायरस तो खुद ही डेड है। अब उसको मरे हुए को क्या मारोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, भाई मरे हुए को तो मारा नहीं जा सकता ना, तो खुद ही ऑलरेडी डेड है। वायरस क्या है, डेड पार्टिकल। ठीक है, एक प्रोटीन का कोड होता है, ठीक है, या किसी में एनवेलप भी होता है, और अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है भाई, और तो कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद डेड पार्टिकल है, वो तो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो बस फिर उसमें जाना जाएगी। भाई जैसे हम टर्म यूज करते हैं ना, मूवीज में देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं, मूवीज में देखा होगा, भाई भूत है, भूत को क्या मारोगे। ठीक है, पर भूत अगर किसी की बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो समझ लो फिर क्या होगा, उस बॉडी के अंदर उसकी पावर आ जाएगी, फिर आप मारोगे तो उस बॉडी को मारोगे, भूत तो निकल के फिर दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो भूत को क्या मारोगे, भूत का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ऐसा समझना कि सर भूत मतलब भूत को मानते हैं। ठीक है, भूत का मतलब नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो आप मूवीज में देखते हो। ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल, मेरे एग्जांपल सिर्फ समझ रहे हो ना मेरी बात, आपको समझाने के लिए होते हैं, रियल लाइफ से उसको मत जोड़ना। ठीक है, तो ये चीज समझना। कई चीजें लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो में से काट के यूट्यूब पर डाल देते हैं, यार पता ही नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को समझाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको वो टॉपिक समझ में आए इसलिए समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गलत है। ठीक है, जो चीज कंसेप्चुअल है, हाँ कंसेप्चुअल चीज है उसको ठीक है यूज करो, पर फालतू चीजों को आप मतलब मत डाला करो यूट्यूब पर। ठीक है, क्योंकि मेरा बस यही कंसेप्ट है कि इस समय जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ठीक है, और लाइफ टाइम सेट रहे ब्रेन के अंदर, तो आपको याद रहेगा कि वायरस को मारने की दवा नहीं होती, रियल बात है। ठीक है, फिर आप कहते हो सर वायरल के केस में आप जो ड्रग खाते हो, अब वायरस की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जैसे भाई फीवर बढ़ा तो एंटीबायोटिक ले लिया आपने, इन्फ्लामेशन हुआ तो एंटी इन्फ्लामेशन ले लिया आपने, यानी जो नुकसान कर रहा है उसकी भरपाई के लिए, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए आप ड्रग ले रहे हो, वायरस को मारने की ड्रग नहीं ले रहे आप। ठीक है, क्योंकि वायरस को तो खुद बॉडी किल करेगी। किल करने का मतलब है, समझ रहे हो, किल नहीं करेगी, मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे जिसकी वजह से वो वायरस किसी और सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। मान लो इस कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, भूत एक के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, तो आप क्या भाई उसमें से जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, एक को मारेंगे तो वो इंसान मर जाएगा, भूत नहीं मरेगा, फिर दूसरे में प्रवेश करेगा। तो ऐसा किया जाए भाई, एक में प्रवेश कर गया तो 9 के अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो कि भूत उसमें प्रवेश ना कर पाए। मूवीज में क्या दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं वो लहसुन प्याज की कुछ टाइप की माला, ठीक है, या समझ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग चीजें या कुछ मालाएं दिखाते हैं या कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, झाड़ फूक या XYZ कुछ भी मतलब जो होते हैं, ठीक है, मटेरियल जो भी कुछ होते हैं, तो वो सबसे हमने क्या कर दिया, उन सारे 9 लोग थे उनको हमने प्रोटेक्टेड कर दिया कि इस सेल से, इस बॉडी से जब भूत निकलेगा तो किसी और में एंटर नहीं कर पाएगा। बस यही काम होता है बॉडी के अंदर। और कैसे होता है मैं आज बताने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, साइटोकाइंस की वजह से। तो जैसे जैसे वायरस हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है तो वो सब्सटेंस जो अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी बढ़ना चालू हो जाते हैं। अभी तो कहते हैं कि भाई हर वायरस की एक स्पेसिफिक साइकिल होती है, तो कोरोना केस में सुना होगा भाई 14 दिन की साइकिल है, 14 डेज की। बस स्टार्टिंग के 5 दिन पता नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे फीवर बढ़ेगा 7 डेज से लेकर के 10-12 डेज तक, और धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा 14 दिन का सर्किल है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वायरस आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों वही हो जाएगा, बिना ट्रीटमेंट के। हाँ यार, बिना ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट क्या लेना है आपको, इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, तो भाई आप विटामिन डी ले लो, विटामिन सी खा लो, ठीक है, साथ में सप्लीमेंट खाने हैं आपको, वही आपने खाए हैं अभी इन दोनों। बुखार आ रहा है तो डोलो ले लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लंग्स के थ्रू एंटर किया है तो आप, ठीक है, वेपर्स ले लो, ठीक है,
मतलब ये चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। वेपर से क्या होगा, उसकी वॉल रप्चर हो जाएगी, ठीक है, लंग्स के अंदर ट्रैक में अगर होगा तो, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली वायरस को किल नहीं कर रहे किसी ड्रग की हेल्प से, क्योंकि बॉडी अपने आप किल कर रही है, ठीक है। हाँ, वेपर से आप डायरेक्टली उसकी वॉल को रप्चर कर दे रहे हो, अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो या कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिल रहा है तो ये बेटर था। तो समझ में आ गया, वायरस को किल नहीं किया जा सकता, दिमाग में सेट रखना। अब वायरस कैसे रेप्लिकेशन को रुकता है, तो वही मैं बताने वाला हूं, साइटोकाइन बैरियर। तो अब हमारा लास्ट है साइटोकाइन बैरियर। फीवर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। फीवर बढ़ेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ